सर फाउंडेशन के तहत आप कंस्ट्रक्शन का भी बहुत काम कर रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन का काम जो है कहाँ कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, मेनली जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारे ऑपरेशंस रहते हैं वो डीएचए कराची में रहते हैं। उसके अलावा फिर सेकंड जो हमारा एरिया वो वर्किंग है वो बैरियर टाउन कराची है। जो हमारा मेनली फोकस रहता है वो डीएचए को रहता है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट, डीएचए के प्रोजेक्ट की वजाहत करें और फिर बैरियर का जो बनाए आपने? अच्छा, डीएचए में जो हमारे ऑनगोइंग इस वक्त प्रोजेक्ट हैं वो अभी रिसेंट एक फिनिश किया हमने जुल्फ़िकार कमर्शियल के ऊपर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफिस बिल्डिंग कंप्लीट की है। इसके अलावा साहिल पे अभी पहली बिल्डिंग की डिगिंग हमने की है। उनकी तफसील बताएं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है? अच्छा, ग्राउंड+5 डीएचए में यूजुअली 100-200 गज के ऊपर ग्राउंड+4, 5, 6 अलाउड होते हैं, तो वो ग्राउंड+5 की बिल्डिंग्स हैं वो। और इसके अलावा हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो कि हम कुछ क्लाइंट्स के लिए भी बना रहे हैं, जो एज अ एंड यूज़र जिनको चाहिए वो उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट जो हमारा 1 से 2 प्रोजेक्ट जो है हमारे साइकिल में रहते हैं, जो कि हम क्लाइंट्स के साथ मिलकर वेंचर करते हैं, और वो प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि वो बना के तैयार करके उसको डिस्प्ले करके सेल करें। तो अभी हमें इसी वेंचर के तहत अभी हमने एक वेंचर किया था जिसमें हमें 700 स्क्वायर का डीएचए फेज़ 1 के अंदर लास्ट वीक हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने ओपन हाउस किया उसको और पूरी मार्केट से लोगों को हाईटी पे इनवाइट किया। तकरीबन एक दिन के अंदर अराउंड उसमें 700 जो है मेंबर्स ने उसमें शिरकत की, उस हाउस को देखा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट वन इज़ सोल्ड आउट। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा तीसरा कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ओपन हाउस से पहले, मतलब ओपन हाउस की तैयारियां चल रही थी और वो सोल्ड हो गया। इस बार भी ओपन हाउस पे लोग आए तो वहाँ सोल्ड था वो हाउस, लेकिन वो एक रिवायती तौर पे हम लोगों को मार्केट से बुलाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और लोगों की राय लेते हैं उसके अंदर, और इसी राय के ऊपर जो हम अपने हर प्रोजेक्ट को जो है गुजरे हुए प्रोजेक्ट से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, इस प्रोजेक्ट के बाद इसी तरह के और कौन से प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हैं? इसके अलावा हमारी फेज़ 8 में रेजिडेंशियल जो है ऑनगोइंग पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है 1000 स्क्वायर यार्ड का, 500 का है, 1000 स्क्वायर यार्ड का है। बाकी बाय द टाइम चीज़ें चली रही होती हैं, जो फौरी तौर पर पाइपलाइन से आउटपुट होने वाले हैं वो हमारे फेज़ 8 के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। सर फेज़ 8 में जो आप बिल्डिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या इसका आप कह सकते हैं कि दुबई की तर्ज पे जो है ना फेज़ 8 जाना जा रहा है? नहीं, देखें, फेज़ 8 की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक ब्यूटी है, लेकिन दुबई से अगर उसको मुतरादिफ कर देंगे तो फिर वो बात हो जाएगी यार शायद मैंने यूएई नहीं गया, मैंने देखा नहीं उसे, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा। डीएचए की अपनी एक ब्यूटी है, अपनी एक क्लास है। लोग आज डीएचए फेज़ 8 के अंदर चूम के प्लॉट लेते हैं, मतलब पूरा सारे फेजेस छोड़ के वो आखिरी एक इत्तेहाद की नैरो पैसेज से गुजर के फेज़ 8 में जाते हैं। तो फेज़ 8 के समंदर की अपनी खूबसूरती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा लेटेस्ट है, पॉपुलेशन कम है, क्योंकि यूजुअली डिफेंस के लोग जो हैं वो हाई डेंसिटी एरिया में रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो डीएचए इट्स काइंड उसकी अपनी किस्म है, लेकिन दुबई से जो है उसको वो नहीं कर सकते। सर आप बंगलोज भी बना रहे हैं, तो बंगलोज में क्या क्या खूबियाँ आप दे रहे हैं? देखिए, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट चॉइस, क्लाइंट को क्या चाहिए, और वो तो हम उसके ऊपर बनाते हैं। किसी एंड यूज़र के लिए उसका घर बना रहे होते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है वो कई हफ्तों की मीटिंग्स होती हैं, बैठ के उसके अंदर उसकी क्या डिटेल रिक्वायरमेंट है और वो सारी चीज़ें फिर जाके वो प्रैक्टिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। बाकी जब जो घर हम अपना वेंचर करते हैं सेल करने के लिए, डिस्प्ले के लिए जो घर बनाते हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट करें जो हमने इससे पहले कभी ना किया, एक चीज़ ऐड ऑन करते जाते हैं। तो इस बार जो हमने ऐड ऑन किया था वो अब 700 स्क्वायर यार्ड के अंदर हमें पूल वगैरह तो हम यूजुअली बनाते रहते हैं, इस बार भी हमने बेसमेंट के अंदर पूल दिया। और जो अभी हमने जो प्रोजेक्ट किया रिसेंट, उसके अंदर हमने थिएटर का जो है वो इस बार हमने इंट्रोड्यूस करवाया अपने बंगलों के अंदर, थिएटर और स्पोर्ट्स, बच्चों का स्पोर्ट्स एरिया, इंडोर स्पोर्ट्स एरिया। और एक 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड में आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। बेसमेंट पूल, थिएटर, स्पोर्ट्स एरिया, दिस इज इनफ। माशाल्लाह। सर क्या बैरिया में भी आपका कोई प्रोजेक्ट है? बैरिया के अंदर हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अभी हमने इसी मंथ जो है वो एक 240 स्क्वायर यार्ड फिनिश किया है, और इस कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके मतलब तकरीबन नेक्स्ट ईयर तक या दिसंबर जनवरी तक, यानी कि 2023 के दिसंबर जनवरी तक वो उनकी कंप्लीशन टाइम है। तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स वो ऑनगोइंग है हमारे, और तकरीबन 7 जो है रेजिडेंशियल यूनिट्स हम बैरिया के अंदर डिलीवर कर चुके हैं। अली ब्लॉक है, प्रिसन 8 है और प्रिसन 48 के अंदर। सर यहाँ पे बैरिया में जो बंगला बनाना चाह रहे हैं, जो लोग आपसे अगर बनवाते हैं तो आप उनको क्या क्या सहूलतें देते हैं? अच्छा, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, देखिए बैरिया में जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जो फॉर्मेट है वो 2 तरीके से काम करते हैं। या तो हम सिर्फ लेबर ले लें,
और मटेरियल प्रोवाइड जो है वो क्लाइंट की तरफ से उसकी चॉइस के ऊपर किया जाएगा। अभी हम सबसे ज़्यादा इसमें खुश होते हैं क्योंकि उसमें क्लाइंट अपनी चॉइस से एक मटेरियल दे देता है और हमने उसको बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइज करके उस मटेरियल का ख्याल रखते हुए उसको हमने फिक्स करना होता है, उसमें हमारी ये जिम्मेदारी रह जाती है। और एक फॉर्मेट काम का ये है कि जिसमें हम लमसम घर ले लेते हैं कि जी आपको ये बेसिक हम उनको इन्वेंट्रीज़ की जो एसेसरीज़ की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और उस लिस्ट के ऊपर एग्रीमेंट होता है और उसी क्वालिटी का उसी सेम मटेरियल नाम के साथ जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसमें मटेरियल लेबर प्लस मटेरियल हम दोनों चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पर 2 फॉर्मेट्स हैं काम के। सर बैरियर टाउन में बंगले के लिए, बंगला या प्लॉट लेने के लिए कौन से इलाके को आप सजेस्ट करेंगे? आई वुड सजेस्ट कि गेट के अंदर रहा जाए, गेट के करीब रहा जाए। नंबर 2 ये कि जो 23 मार्च 2019 के जो कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट था जिसके अंदर इनको 16,800 एकड़ जो लैंड रेगुलाइज हुई है, सिर्फ उसी लैंड के अंदर परचेज़ किया जाए। उसके अलावा वैसे तो मैं आई वुड नॉट सजेस्ट, शायद लोगों को, मेरे दोस्तों को या मार्केट के कुछ लोगों को बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा अपना एक एज अ प्रोफेशनल अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक सजेशन है, अपनी कंसल्टेंसी है, तो मैं उसमें सजेस्ट लोगों को करता हूँ कि 16,800 एकड़ से ना निकला जाए, उसी में रहा जाए। और किसी ने अगर एंड यूज़र जिसके बाद जितना गेट के करीब रह सकते हैं उतना रहा जाए, क्योंकि गेट के करीब से आबाद होना शुरू हो रहा है। सर बैरियर टाउन में जो ऑफिशियल है, बैरियर टाउन की मैनेजमेंट, किन की तारीफ़ करना चाहेंगे आप? बैरिया ऑफिशियल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मलिक रियाज साहब हैं जो इस शहर का जो ताज है उनके सर को जाता है। उनका बैरियर टाउन, लाहौर, रावलपिंडी, और रावलपिंडी के बाद फिर ये कराची और ये जो कराची का प्रोजेक्ट है ये वन ऑफ इट्स काइंड है। अभी तक मलिक साहब का जितना अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का ये निचोड़ है। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिलीवरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन बहरिया की है, वो उस सब के पीछे क्रेडिट गोज़ टू मलिक रियाज साहब। उसके बाद जो है फिर वो अली रियाज साहब इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो है वो चीज़ों को टेक ओवर कर रहे हैं और बहरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त वो एक्टिव एंड इन्वॉल्व हैं। इवन चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, और इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव्स के मामलात हैं उसको भी वो बड़े डीपली देख रहे हैं। बाय द टाइम लोगों से उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम आहिस्ता स्लोली इफ़ेक्टिव्स को भी उनके प्लॉट दे के और अपने जिन लोगों के ज़ख्म हैं उसको हम फिल कर देंगे। तो दूसरे नंबर पर अली रियाज साहब हैं हमारे, एंड देन शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्किंग स्टाइल है उनका। और जितनी सेल्स की कामयाबी है, मलिक साहब ने तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और अपने आइडियाज़ और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किया, जो सेल्स का ताज है वो शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब के पास जाता है। जिस तरीके से उसकी मार्केट को लेके चल रहे होते हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना, मार्केट्स कराची से लोगों को अपने साथ जोड़ना, अपनी टीम का हिस्सा बनाना, और जो लोग उनकी टीम का हिस्सा बनते हैं वो बाय द टाइम वो एक नुमाया कारकर्दगी के साथ जो है नुमाया कामयाबी समेट के बैठे होते हैं। ये सबके सामने वाज़ेह होती है ये चीज़, इससे कोई नहीं झुठला सकता। सर आप रियाज मलिक साहब को एशिया का बिल गेट्स कह सकते हैं? मलिक रियाज साहब को एशिया का तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बिल गेट्स ज़रूर कहा जा सकता है। जिस तरीके से बिल गेट्स ने एक आईटी की दुनिया में अपना एक नुमाया, एक अलग नाम बनाया, पायनियर्स में से रहे टेक्नोलॉजी को मार्केट में, आईटी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में, इसी तरीके से मलिक रियाज साहब जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज अ डेवलपर उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक नया रंग दिया। ट्रेडिंग मार्केट में रियल एस्टेट का जो कारोबार होता है बाइंग सेलिंग का, उसको एक नया रंग दिया। इसके अलावा जो घरों की तामीरात, जो बड़ी कमर्शियल इमारतों की तामीरात है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात है, इसके अंदर जो मलिक साहब ने इन सब के अंदर एक नए सिरे से नए रंग भरे, ये एक उनको पाकिस्तान का बिल्कुल बिल गेट्स कहा जा सकता है। और उन जैसा काम जो है पाकिस्तान में अभी तक कोई परफॉर्म नहीं कर सका, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर रियाज मलिक साहब का शुमार ज़हीन तरीन अफराद में होता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मलिक रियाज साहब का जो दिमाग है, जो उनकी जहानत है, जो उनकी सोच है, वो इस डिकेड के मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़े दिमागों में आप ये लिखा जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा बाय द टाइम। और क्योंकि अभी आज तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ रहते ही हैं, आपको पता है। तो आप जो मलिक साहब ने अपनी एक ज़िंदगी के अंदर
बैरिया टाउन लाहौर का सफ़र से लेके बैरिया टाउन कराची और BTK 2 के प्रोजेक्ट तक जो पहुँचे हैं, ये एक वसी जहानत के बगैर ये काम नामुमकिन है किसी भी बंदे के लिए। इतनी बड़ी हायर मैनेजमेंट देखना, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, फिर उसके बाद लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट बेचना ही नहीं, प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करना और उसमें फिर अच्छे से लोगों को उनके लाइफ स्टैंडर्ड के मुताबिक उन लोगों को बसाना, इस शहर को आबाद करना, ये वाकई एक ज़हीन आदमी की ही निशानी है। चलें सर, क्या बैरिया टाउन को आप एशिया की बड़ी हाउसिंग स्कीम कह सकते हैं? बिल्कुल, बैरिया टाउन कराची को एशिया की मोस्ट हाईली स्टैंडर्ड और डेवलप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो इसको एक एशिया की सबसे बड़ी जो है या एशिया की बड़ी सोसाइटीज़ में इसको कंसिडर किया जाता है, रकबे के लिहाज से, स्टैंडर्ड के लिहाज से। सर, क्या रियाज मलिक साहब ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के कारोबार को नया और मॉडर्न रंग दिया? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो रियल एस्टेट के कारोबार से लेके और कंस्ट्रक्शन और एज अ डेवलपर जो मलिक साहब ने एक इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक नया रंग दिया है, वो रंग इस बैरिया टाउन कराची की शक्ल में एक मुंह बोलता सबूत है। सीन इज़ बिलीविंग, लोगों को दिखता है 7 साल के 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो बैरिया टाउन कराची ने या उसकी मैनेजमेंट ने, मलिक साहब ने, अली साहब ने जो काम कर दिया है, वो किसी मौजज़े या किसी जादू से कम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। और जो बंदा एक दफ़ा बैरिया टाउन कराची आ जाए, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मतलब इतना खूबसूरती और इतनी नफासत के साथ इसको इन्होंने डेवलप किया है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे होते हैं किस तरीके से लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो वो जाके इंसान के दिल और दिमाग दोनों पे जाके अपील करती है कि वो यहाँ पे मजबूर हो जाता है बंदा आगे कि यार वो उसके पास अगर इस्तिताअत होती है, पैसे होते हैं, वो डेफिनेटली वो चाहता है कि यार मैं पैसे लूँ, पैसे बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करूँ या डालूँ या अपने यहाँ पे रिहाइश करूँ। सर, रियाज मलिक साहब की प्लानिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मलिक साहब की जो प्लानिंग है वो उसके इम्प्लीमेंट उसके ऊपर हो चुका है, वो सबके सामने है। और जो इनका विज़न है वो इनका विज़न बहुत बड़ा है। ये मैं देखता हूँ कि मलिक साहब हर रोज़ अपना गुज़रा हुआ मतलब आने वाला कल या हाजिर का जो आज है वो अपने गुजरे हुए कल से वो बेहतर करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनकी प्लानिंग है उसके ऊपर सबसे अच्छी बात ये है कि ये उसके ऊपर कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली जो है ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हर रोज़ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस बना के जो बेचना था वो बना के दे दिया, नहीं, इसको हर रोज़ खूबसूरत से खूबसूरत कर रहे हैं। अपनी प्लानिंग के ऊपर इतना मजबूत स्टैंड लिया हुआ है कि अगर नक्शे के अंदर इन्होंने प्लानिंग के अंदर एक लकीर लगाई है ना कहीं पे, तो ये उस लकीर को भी फुलफ़िल करने के लिए अपने आप को कमिटेड समझते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं कमिटमेंट से रिलेटेड जो कोर्ट के फैसले के बाद डिस्प्यूट हो गया था बैरिया टाउन कराची के साथ, तो वो बैरिया खुद उसमें स्टक है। बैरिया वांट्स के यार जल्द से जल्द हम अपने जो इफेक्टीज़ हैं उनकी लाइबिलिटीज़ को हम जल्द से जल्द कम करें। इतना बड़ा जितने कुछ हज़ार इफेक्टीज़ हैं, इतना बड़ा ये काम है, बैरिया के लिए भी एक चैलेंजिंग है। बैरिया अपने ऊपर नहीं चाहता कि मेरे ऊपर ये दाग मौजूद रहे। बैरिया अगर बैरिया ने कोई स्कैम करना होता, कोई 2 नंबरी करनी होती, तो बैरिया टाउन कराची जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट की एटलीस्ट डिलीवरी नहीं देते मलिक साहब, सिर्फ बुकिंग करते हैं एज अ रिवायती बिल्डर जो भाग जाते हैं उनकी तरह, वो कर सकते थे। लेकिन बैरिया ने कमिट किया, उसको डिलीवर किया और फर्दर आगे भी कमिटेड है। और बैरिया उसके लिए विलिंग है कि हम जल्द से जल्द अपने इफेक्टीज़ को प्लॉट देके और अपनी क्रेडिबिलिटी पे से जो ये एक दाग लगा हुआ है इसको जो है हम अपने दामन से साफ़ करें। आप बैरिया टाउन में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे, जैसे सफारी पार्क हुआ, मस्जिद हुई, अजीम पार्क, XYZ? अच्छा देखें, एक सोसाइटी को सिर्फ सोसाइटी को डेवलप करके उस पर प्लॉट कटिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलिटीज़ पहुंचा के स्ट्रीट लाइटें लगा कर दे देना ये काफ़ी नहीं होता। ये चीज़ मलिक साहब से सीखी गई या बैरिया टाउन कराची से सीखी गई कि एक प्रोजेक्ट को आबाद कैसे करना है। अगर आप डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स देखें इस हाईवे सुपर हाईवे के ऊपर जो कि एक्सटेंशन हो रहा है कराची का इस तरफ, इधर डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन डेट पड़े हुए हैं। लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि उधर आके घर बनाएं और रहें। क्यों? बुनियादी सहूलियात नहीं है, बुनियादी सहूलियात, बेसिक अट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर। अब जैसे कि आपने जिक्र किया थीम पार्क का, थीम पार्क एक ऐसी अट्रैक्शन है, ग्रैंड जामा मॉस्क एक अट्रैक्शन है। मतलब जब बंदा शहर में रहे ना तो उसको लगता है कि यार मैं जहाँ रहता हूँ
मेरे अलावा भी कोई कुछ चीज़ें हैं ज़रूरियात से लेके, या उसको एक होप होती है कि यार मेरे इर्द गिर्द कुछ रौनक है, कुछ अम्यूज़मेंट प्लेसेस हैं, बच्चों की पार्क तफरी गाहें हैं, अस्पताल हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरियात तमाम मौजूद हैं। तो एक प्रोजेक्ट को आबाद करने के लिए ये हमने सीखा। मलिक साहब हम सोचते थे इतने बड़े पार्क बना के उन्होंने इतनी कॉस्ट लगा दी, ग्रैंड जामा मॉस्क बना दी, वो डांसिंग फाउंटेन बना दिया, कार्निवल बना दिया, एफिल टावर बना दिया, अपना फ्लैग पोल साइट बनाई, इसके अलावा मरी व्यू पॉइंट बनाया, स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम बन रहा है, फिर इसके अलावा सेंटर पार्क इन्होंने भी बहुत बड़ा इफ्तिताह किया। तो ये एक मतलब मलिक साहब ने भी बना के देते, बस शायद ये प्लॉट बिकते। मलिक साहब की कामयाबी के पीछे जो वजूहात हैं, जो इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के पीछे जो वजूहात हैं, वो ये इन बेसिक तो नहीं, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस जो अम्यूज़मेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बैरियर ने चीज़ें बनाई हैं कि वो लोगों को फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका बहुत बड़ा रोल है इन तमाम चीज़ों का इस प्रोजेक्ट को आबाद करने में। आपकी नज़र में बहरिया टाउन में क्या होना चाहिए और मज़ीद क्या होना चाहिए? बहरिया टाउन के अंदर जो वैसे तो देखें इटसेल्फ बहरिया ने तकरीबन चीज़ें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड सब चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। जो चीज़ों की कमी है वो बाय द टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे ब्रांड्स अपना आ रहे हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिजनेसमैन्स आ रहे हैं और वो उन चीज़ों को, उस गैप को, जहाँ जहाँ बिज़नेस की पोटेंशियल है उस गैप को फुलफ़िल कर ही रहे हैं बाय द टाइम। वैसे तो बहरिया की तरफ से कोई सी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो उसको हम कहेंगे यार ये बहरिया की तरफ से मिसिंग है। बहरिया इटसेल्फ, बहरिया ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। सर, लोग बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी क्यों लेना पसंद करते हैं? अच्छा, बहरिया में देखें दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं और दो तरह के लोग आते हैं जो कि अपना सरमाया लेकर आते हैं। एक वो जो कि जिन्होंने एक अच्छी, सबसे पहले तो वो कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, दो पैसे कमाने हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने आज रहना है, यानी कि एज आ एंड यूज़र फौरी तौर पे रहना है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे कई क्लाइंट्स से हमारी बात हो रही होती है तो हम सबसे पहला सवाल करते हैं, सर व्हाई यू वांट टू बाय। एज आ कंसल्टेंट हम पहले देखते हैं कि वो क्यों आए, क्या मकसद हो सकता है, कुछ वो गलत सोच रहे होते हैं तो हम बेहतर सजेशन देने की कोशिश करते हैं उनको। तो हम जब पूछते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमें पता चलता है कि लोग बहरिया टाउन कराची में रहना चाहते हैं सर, और लोगों का प्लान है कि 3 से 5 सालों के अंदर वो, अगर इनिशियली कोई नहीं आ पाता, किसी का स्कूल है, किसी का बिज़नेस है, किसी की जॉब है, किसी सबके अपने अपने मामलात हैं, तो लोग प्लान कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, लोग प्लान कर रहे हैं अपनी बच्चों की स्टडीज़ कंप्लीट होने के लिए, लोग प्लान कर रहे हैं अपने कुछ मामलात को सीधे करके और 3 से 5 साल के अंदर हम बहरिया मूव हो जाएं। फिर दूसरे वो लोग हैं, और इन्वेस्टर हो गए, और दूसरा एंड यूज़र हो गया इनिशियली, और तीसरा ये हो गया कि जो लोग 3 से 5 सालों में रहना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई भी रहना चाहता है यहाँ पे, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने के पैसे देने की गुंजाइश है, वो ज़रूर रहना चाहता है बहरिया टाउन कराची में। जी, कंट्री मैनेजर शाहिद कुरैशी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक बहुत ही एग्रेसिव और वर्किंग स्टाइल पर्सनैलिटी हैं। उनको जब भी देखा है काम ही करते हुए देखा है, चाहे वो किसी पार्टी में बैठे हों, चाहे वो ट्रैवल के अंदर हों, चाहे वो बहरिया टाउन कराची के दफ्तर में। आई रियली अप्रिशिएट उनकी जो जहानत है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विज़न है, वो बिल्कुल रिफ़्लेक्ट करता है जो मलिक साहब से उनके एक्सपीरियंस का उन्होंने निचोड़ ले लिया है और उस निचोड़ के ऊपर अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस बहरिया टाउन कराची के ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं। तो उनकी जहानत का सबसे पहला क्रेडिट गोज़ टू मलिक रियाज साहब, और उनकी अपनी खूबी है कि उन्होंने जो है वो अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके, और चाहे वो बहरिया की सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हों, मार्केट के लोगों को साथ लेके चलना हो, मार्केट के मामलात हो, मसले मसाइल हों, और बहरिया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मसले हों, तो टॉप ऑफ द लाइन की मैनेजमेंट में जो है वो कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब का जो है अपना एक वाज़ेह रोल होता है। उनकी जो रोल होता है वो सबके सामने ही है। लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, एंड वी आल्सो अप्रिशिएट शाहिद महमूद कुरैशी साहब की जो वर्किंग स्टाइल है और जो जितना उन्होंने अब तक सर्व कर दिया मार्केट में, मार्केट के डीलरों से लेके मार्केट के तमाम मामलात और बहरिया की मैनेजमेंट से लेके। आई रियली अप्रिशिएट। जनाब अहमद अली रियाज साहब के बारे में भी कुछ आप कहें? अली रियाज साहब जो हैं वो तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से जो है 3 साल से अराउंड जो है वो मार्केट के अंदर जो बहरिया की एज आ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको एज अ CEO जो है वो अब वो उसको देख रहे हैं और उसमें वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से टेक ओवर कर रहे हैं। मलिक साहब के वो भी एक्सपीरियंस का निचोड़ अपने अंदर एडॉप्ट करके
और वो भी उसी विजन के ऊपर गामजन हैं और हम उनको देख रहे होते हैं बड़ा एग्रेसिवली जो है वो पीछे बैक हैंड पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हेड ऑफिस से पता चलता है जी अली साहब आए हुए हैं, चीज़ें चल रही हैं, ये जो चेंजेस होनी होती हैं, कोई नए प्लानिंग्स के ऊपर अप्रूवल्स होनी होती हैं, तो मलिक साहब खुद सीट पे बैठ के और जिस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट्स को देख के अप्रूवल गो हेड्स और इंस्ट्रक्शन सारी चल रही होती हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये बैरियर टाउन जो है मलिक साहब के बाद जो है अली रियाज साहब इस विजन को जो है मज़ीद आगे की तरफ प्रमोट करेंगे और ये बैरियर टाउन शादोआबाद रहेगा।